हेलो गाइस, एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट के बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, डेली की तरह आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे तथा स्टैटिक जीके के कुछ फैक्टों को कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष किस पाल शासक के समय प्रारंभ हुआ था? देवपाल, धर्मपाल, विग्रहपाल या त्रिलोचन पाल? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल पहला पाल वंश का शासक था जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। दोस्तों, इस त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में हमें पूरी जानकारी पता होना जरूरी है, क्योंकि पेपर में इससे प्रश्न बन जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। हम मैप के थ्रू इस बात को समझेंगे। ये हमारा भारत का मैप है। दोस्तों, इसमें 3 वंश के शासकों ने भाग लिया था त्रिपक्षीय संघर्ष में। तो पहले उन तीनों वंश को जान लेते हैं कि कौन कौन से वंश थे। तो दोस्तों, पहला वंश था हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश। ये आपको दिख रहा होगा, प्रतिहार डायनेस्टी। दूसरा था हमारा पाल वंश। दूसरा कौन सा था हमारा? पाल वंश। और तीसरा था हमारा राष्ट्रकूट वंश। तीसरा था हमारा राष्ट्रकूट वंश। और ये था हमारा प्रतिहार वंश। ठीक है। पाल वंश का जो शासन था वो पूर्वी क्षेत्र पर था। प्रतिहार वंश का जो शासक था वो पश्चिमी क्षेत्र पर था तथा राष्ट्रकूट वंश का जो शासक था वो दक्षिणी क्षेत्र पर था। जो ढक्कन वाला क्षेत्र था उस पर इनका शासन था। दोस्तों, इन तीनों का जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो कन्नौज को लेकर हुआ था। कन्नौज, क्योंकि गंगा नदी के किनारे कन्नौज पड़ता है और रेशम उत्पादन की दृष्टि से जो वहाँ पर उसकी जो व्यापारिक महत्ता थी उसको देखते हुए ही इन तीनों में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। दोस्तों, सबसे पहले इसमें भाग किसने लिया था? तो सबसे पहले पाल वंश का शासक धर्मपाल। पाल वंश का शासक धर्मपाल इसमें सम्मिलित हुआ था। पाल वंश का शासक धर्मपाल इसमें सम्मिलित हुआ था। इसको अपन थोड़ा अच्छे से समझते हैं। चलिए गाइस, तो सबसे पहले इसमें भाग किसने लिया था? तो सबसे पहले इसमें भाग लिया था पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। और धर्मपाल को पराजित किया था प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज ने। कहानी समझते चलना। वत्सराज ने। तो वत्सराज ने सबसे पहले धर्मपाल को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। और वत्सराज इसकी गद्दी पर बैठ गया था। यदि पूछ लिया जाए कि पहली बार कन्नौज पर विजय किसने प्राप्त की, तो वत्सराज ने पहली बार कन्नौज पर विजय प्राप्त की। वत्सराज को पराजित किया था राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव प्रथम ने। राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव प्रथम ने। ध्रुव प्रथम ने वत्सराज को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। और राष्ट्रकूट वंश का शासक जो ध्रुव प्रथम था उसने वत्सराज को पराजित करने के बाद वापस अपने ढक्कन पर चला गया था और उस गद्दी को उसने सौंप दिया था इंद्रायुद्ध को। इंद्रायुद्ध को वहां का शासक बना दिया था, जो कि आयुध वंश का शासक था। जो कि आयुध वंश का शासक था। तो ध्रुव प्रथम लौटते वक्त इंद्रायुद्ध को शासक बना दिया था। और इंद्रायुद्ध को जब शासक बना दिया था, ध्रुव प्रथम लौट गया था, तो बाद में धर्मपाल ने इस बात का फायदा उठा के इंद्रायुद्ध पर आक्रमण कर दिया था। और इंद्रायुद्ध को पराजित करके उसने वहां पर शासक बनाया चक्रायुद्ध को। इंद्रायुद्ध की जगह किसको बनाया? चक्रायुद्ध को। इंद्रायुद्ध की जगह बना दिया था चक्रायुद्ध को। और बाद में चक्रायुद्ध को पराजित किया था गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट दुत्ती ने। नागभट्ट दुत्ती ने। नागभट्ट दुत्ती ने। और नागभट्ट दुत्ती ने जैसे इसको पराजित किया था और इसको अपने शासन में इसने मिला लिया था। तो प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसकी कुछ इस प्रकार से कहानी थी कि पहले पाल वंश का शासक धर्मपाल ने शासक बना था वहाँ का, और वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित करके उसकी गद्दी को हथिया ली थी। बाद में ध्रुव प्रथम ने वत्सराज को पराजित करके इंद्रायुद्ध को वहाँ की गद्दी पर बिठाल दिया था। फिर धर्मपाल ने इंद्रायुद्ध को पराजित करके चक्रायुद्ध को गद्दी पर बिठाल दिया था। और फिर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट दुत्ती ने चक्रायुद्ध को हरा के अपने शासन में मिला लिया था। तो अंतिम रूप से यदि पूछा जाए कि कौन विजयी हुआ था, तो अंतिम रूप से इस पर विजयी हुआ था गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश ने अंतिम रूप से इस पर सफलता हासिल कर ली थी। जो हमारा ये है, ये डायनेस्टी है, इसने क्या कर दिया था? एंड टाइम पे विजय हासिल कर ली थी। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने बहुत ही कम समय में आपको
पूरा त्रिपक्षी संघर्ष को समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए गाइस आज के नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात, असम, केरल या फिर राजस्थान? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात का डांडिया प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि नवरात्रि के त्यौहार के दौरान मनाया जाता है। बात करते हैं असम का, तो असम का प्रसिद्ध नृत्य कौन हो जाएगा? बिहू। बिहू असम का प्रमुख नृत्य हो जाएगा। केरल के बारे में बात करते हैं तो कथकली। कथकली। और राजस्थान के बारे में बात करते हैं तो चंग। चंग एक नृत्य कला है, इसको आपको समझना है। चंग राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। तो दोस्तों डांडिया गुजरात, असम का बिहू, केरल का कथकली और राजस्थान का चंग। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? परावर्तन, अपवर्तन, लघुत्तम तरंगदैर्ध्यों का प्रकीर्णन या फिर विखंडन? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा लघुत्तम तरंगदैर्ध्यों का प्रकीर्णन। दोस्तों होता क्या है एक्चुअल में, जब प्रकाश वातावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण में उपस्थित धूल कण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। और प्रकाश के किस भाग को परावर्तित कर देते हैं? जो नीला रंग है उसको परावर्तित कर देते हैं। और जब वो नीला रंग को परावर्तित कर देते हैं तो जो नीले रंग का जो प्रकीर्णन होता है, नीले रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सर्वाधिक होता है। नीले रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सर्वाधिक होता है। और जिस चीज़ का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है वो चीज़ हमें उतनी ही ज़्यादा अच्छे से दिखाई देती है। और ध्यान रखना, जिस चीज़ का प्रकीर्णन अधिक होगा उस चीज़ का तरंगदैर्ध्य कम होगा। वही बात है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसी कारण लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक होती है और नीले रंग की तरंगदैर्ध्य कम होती है। तो आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो वातावरण में उपस्थित धूल कण के परावर्तन के कारण नीला रंग क्या है, हमें सर्वाधिक दिखाई देता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। यदि दोस्तों कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए गाइस आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? देहरादून, रांची, नई दिल्ली या फिर रायपुर? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा देहरादून। देहरादून जो है वो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का केंद्र है। पहले ये केवल भारतीय वानिकी अनुसंधान था, बाद में 1991 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसको एक डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया था। इसको एक डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया था। तो दोस्तों भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में स्थित है और 1991 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसको एक डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 563 बीसी में, 540 बीसी में, 570 बीसी में या फिर नन ऑफ दीस? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 540 बीसी में। जो 563 बीसी है इसको महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और 540 बीसी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। दोस्तों इनके बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान इनके बचपन का नाम था। वर्धमान इनके बचपन का नाम था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। वर्धमान की जो शादी हुई थी वो यशोदा से हुई थी। यशोदा से इनकी शादी हुई थी और इन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था अनुज्या प्रियदर्शनी। अनुज्या प्रियदर्शनी, ये इनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी प्रियदर्शनी। और इनकी शादी इन्होंने किससे करवाई थी? तो इन्होंने अपनी बहन के पुत्र जमाली से इनकी शादी करवाई थी। जमाली से, जो इनकी बहन का पुत्र था। और इनकी बहन कौन सी थी? तो सुदर्शना इनकी बहन थी। सुदर्शना इनकी बहन थी। तो इन्होंने अपने सुदर्शना का जो पुत्र था जमाली, उससे अनुज्या प्रियदर्शनी की शादी करवा दी थी। तो दोस्तों महावीर का जन्म 540 बीसी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 468 बीसी में। 468 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो सारे क्वेश्चनों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है
कि महावीर का जन्म 540 बीसी में, इनके बचपन का नाम वर्धमान, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम त्रिशला और इनकी एक पुत्री थी अनुज्या प्रियदर्शनी, जिसका विवाह इनकी बहन सुदर्शना के पुत्र जमाली के साथ हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार से थोड़ा सा डिटेल आपको इसके बारे में याद रखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना को समय पूर्व बंद कर दिया गया था? छठवीं, पाँचवीं, सातवीं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो समय काल था वो 1974 से 1979 तक था, लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था और इसकी जगह वार्षिक प्लान रोलिंग प्लान शुरू कर दिया था। वार्षिक प्लान रोलिंग प्लान शुरू कर दिया था, ध्यान रखना इस बात को। तो किस पंचवर्षीय योजना का समय पूर्व बंद कर दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक थी, लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई की सरकार बनी, तो उन्होंने 1978 में इसको समाप्त करके एक वार्षिक प्लान रोलिंग प्लान शुरू कर दिया गया था। ठीक है। और दोस्तों ये जो योजना थी ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो डीपी धर मॉडल पर ये योजना आधारित थी और ये योजना एक तरीके से सफल रही थी, क्योंकि उद्देश्य 4.4% प्राप्त करने का था और प्राप्त कर लिया था हमने 4.8%। तो ये योजना सफल रही थी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, दुनिया का पहला विभाजन संग्रहालय किस शहर में स्थित है? कोलकाता, हैदराबाद, अमृतसर या फिर दिल्ली? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अमृतसर। बेहद IMP क्वेश्चन है। और दोस्तों ये किसकी याद के लिए? जो भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उसको याद करने के लिए ये विभाजन संग्रहालय बनाया गया है। तो भारत पाकिस्तान के विभाजन के लिए ये दुनिया का पहला विभाजन संग्रहालय है जो कि अमृतसर में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके से पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चलिए गाइस आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनेजुएला की राजधानी है बोगोटा, क्यूटो, कराकस या फिर रोम? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कराकस। कराकस जो है वो वेनेजुएला की राजधानी है। बात करेंगे बोगोटा की, तो बोगोटा हमारी कोलंबिया की राजधानी है। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। क्यूटो हमारी किसकी राजधानी है? इक्वेडोर की। इक्वेडोर की। रोम हमारी किसकी राजधानी है? इटली की। इटली की हमारी रोम राजधानी है। तो दोस्तों SSC GD के पेपर में लगातार राजधानियाँ और मुद्रा पूछी जाती हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और दोस्तों इस प्रकार से हम अपने SSC GD के पेपर को कवर करने के लिए लगातार बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और उनके बाद स्टैटिक GK के ऐसे फैक्टों को कवर करवा रहे हैं कि कहीं कहीं आपको मिलते होंगे, कहीं कहीं नहीं मिलते होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको 10 मिनट 15 मिनट में इतनी जानकारी कवर हो जाएगी कि आप लगातार 1 महीने के अंदर या फिर 2 महीने के अंदर अपने GK के पोर्शन को कवर कर लोगे, जो आपके पेपर में आने लायक होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।